हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हिंदी सीरीज, हिंदी के क्वेश्चंस का। तो जो लोअर मेंस में पूछे जाने वाले, ठीक है, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। इसके पहले जो है 3 सेट हो चुका है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। उसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लोअर का 21 अक्टूबर को होने वाला पेपर थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह हैं, ठीक है। अयोग वाह पूछा गया कि कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो है टोटल अयोग वाह जो है 2 होते हैं, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा 2, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोगवाह होते हैं। पहला एक होता है अनुस्वार, उसका नाम है अनुस्वार, ठीक है। जो अनुस्वार किसे कहते हैं, अभी इसको मैंने प्रैक्टिस सेट 1 में बताया हुआ अनुस्वार। तो अनुस्वार जो ऊपर अंक की बिंदी होती है, ये इसको अनुस्वार कहा जाता है। जैसे आप लोग लिखते हैं अंक, अंगूर, ठीक है, ये सब जो ऊपर अंक की बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। और दूसरा अयोगवाह है विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। तो विसर्ग कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग लिखते हैं प्रातः काल, तो प्रातः के बगल में जो 2 बिंदी लगती है, ये इस टाइप का, इसे विसर्ग कहा जाता है। तो ये 2 अयोगवाह हिंदी में। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों ध्वनियाँ हैं, ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है, ठीक है। तो इनका जो है जातीय योग ना तो स्वर के साथ होता है ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें जो है अयोगवाह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इस बात पे। देखिए, ध्वनि से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, या वर्णमाला से संबंधित, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, कि अल्प प्राण है व्यंजन या महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं और किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसी पर है, अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण व्यंजन का परिभाषा जान लेते हैं कि क्या होता है। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में जो है मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है और स्फोट भी अल्प ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। जैसे अब का वर्ग ले लें, का खा गा घा अंगा, ये होता है का वर्ग, ठीक है। तो का में पहला का है, ठीक है। इसके बाद खा दूसरा है, और गा जो है वो तीसरा, तो तीसरा गा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चौथा घा है, पांचवा फिर है अंगा, ठीक है। तो ये जो तीनों पहले वर्ग का वर्ग में का और गा और अंगा, ये हो जाएगा आपका अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन अगर देखना हो आपको तो 1, 3, 5 पहला वर्ग या किसी भी वर्ग में प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा या, र, ल और वा, ये 4 वर्ण भी अल्प प्राण व्यंजन के तहत आते हैं, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, वा, ये जितने भी वर्ण हैं ये सारे अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें अब ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन इसमें जो देखिए, गा जो है ग, ये तीसरा व्यंजन है का वर्ग का, तो आंसर इसका ग हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही एक आता है महाप्राण व्यंजन, ठीक है। 2 अल्प प्राण एक और एक महाप्राण, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, व्यंजन। तो इसमें महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। इसके अलावा स और स और फिर हा, ये तीनों सा और हा, ये भी महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप लोग महाप्राण व्यंजन में याद रखिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा स, श, स और हा, ये चारों वर्ण ये सारे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो दूसरा और चौथा, जैसे मान लीजिए का वर्ग हमने लिया तो क, ख, जैसे का पहला हो गया, ख दूसरा हो गया, ठीक है। तो खा हो जाएगा, ग तीसरा हो गया, घ चौथा हो गया। तो इसमें ख और घ जो है ये महाप्राण व्यंजन में आएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इनमें से वो कौन सा शब्द है ये बताना, ठीक है। ये एक अशुद्ध वर्तनी से भी पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने सिलेबस के अनुसार लिए हुए हैं, जो सिलेबस मेंस में दिया गया लोअर मेंस में। और ये लोअर के लिए ही नहीं, जितने भी यूपीएसआई हुआ या फिर यूपीपी का या लेखपाल की भर्ती जो आने वाली है पेट के तहत, वो सारे हिंदी के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए अशुद्ध वर्तनी शब्द से भी पूछा जाएगा। इसमें बताना है कौन सा एक अशुद्ध है, तो उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल सही लिखा हुआ है।
और ये कवयत्री मोच सही लिखा है और ये कवयत्री भी जो है गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? क्योंकि इस कवयत्री का सही रूप यह है, ठीक है, जो बी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, बी और सी में दोनों में जो कवयत्री लिखा हुआ है ये बी पार्ट वाला सही है और सी पार्ट वाला गलत है। तो इसका आंसर जो है फाइनली वो हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो सी पार्ट इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। यह अशुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, कवयत्री ऐसे लिखा जाता है बी पार्ट की टाइप के तरीके से, और मोक्ष उज्ज्वल ये दोनों शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है? ठीक है, इसमें किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है ये बताना। ठीक है, तो देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो क्रियाएं होती हैं जिनको आपको वाक्य में पहचानना होता है। तो अकर्मक क्रिया कैसे निकालेंगे? तो वो क्रिया पर क्या और किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर आ जाए तो क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, अगर जो इसमें जो वाक्य होता है, वाक्य में जो क्रिया दिया होता है उसमें अगर हम क्या और किसको प्रश्न करें, अगर कोई उत्तर निकलता है तो सकर्मक हो जाएगा वो क्रिया। ठीक है, और अगर उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक होगी। इस तरीके से इसका पहचान किया जाता है सकर्मक और अकर्मक का। और इसकी दूसरी पहचान इसे भी कर सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा या आ सकता हो वह क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक होगी। तो इसमें देखिए शिशु सो रहा है। ठीक है, तो क्या सो रहा है? शिशु सो रहा है। ठीक है, तो आंसर इसमें निकल रहा है। ठीक है, क्या सो रहा है, सॉरी अकर्मक क्रिया इसमें जैसे पहचाना तो शिशु सो रहा है। ठीक है, तो क्या सो रहा है, किसको सो रहा है? तो आप इसमें जब क्रिया में क्या और किसको लगाए तो कोई उत्तर नहीं निकल पा रहा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ए पार्ट, शिशु सो रहा है, ये इसमें जो है अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अब अगला बी पार्ट देख लेते हैं, बालक खेल रहा है। क्या खेल रहा है, किसको खेल रहा है? ठीक है, तो बालक खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि बालक खेल रहा है, छात्रा लिख रही है, छात्र पढ़ रहा है। ठीक है, तो छात्र पढ़ने का काम कर रहा है तो इसमें सकर्मक हो रही है क्योंकि इसमें कर्म निकल रहा है। ठीक है, छात्र पढ़ रहा है और छात्रा जो है लिख रही है, बालक खेल रहा है, तो एक क्रिया हो रही है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जिसमें शिशु सो रहा है वो अपना कोई काम नहीं कर रहा है, तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, शिशु सो रहा है में अकर्मक क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो इनमें कौन सा शब्द है जो योग ऋण शब्दों की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो योग ऋण शब्दों की श्रेणी के बारे में एक बात जान लीजिए, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सारे शब्द योग ऋण शब्द में उदाहरण भी होते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास, अब आपको बहुव्रीहि समास पढ़ना पड़ेगा या फिर योग रूढ़ शब्द पढ़ लीजिए। तो बहुव्रीहि समास पढ़िए, उसमें क्या होता है, उसकी परिभाषा है बहुव्रीहि समास की कि इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है जबकि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण पीताम्बर, तो पीताम्बर के दो पद हैं, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। ठीक है, तो पीत मीन्स कपड़ा, अंबर माने सॉरी पीत मीन्स पीला कपड़ा और अंबर मीन्स कपड़ा, अर्थात पीत वस्त्र धारण करने वाला, यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण से लिया जाएगा। तो इसमें जो है पीताम्बर में बहुव्रीहि समास आएंगे और ये योग ऋण शब्द भी होगा। तो ये आपको याद रखना है, योग ऋण शब्दों की पहचान करने के लिए आपको बहुव्रीहि शब्द पहचानना आना चाहिए, बहुव्रीहि समास। तो आप लोग योग ऋण शब्द जो है निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए दशानन जो दिया गया है, दशानन अर्थात जिसके 10 आनन यानी कि 10 सिरों वाला अर्थात रावण, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, यही योग ऋण शब्द भी हो जाएगा। इस तरीके से इसमें योग ऋण शब्द जो है निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं, तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए तत्सम शब्द जरूरी है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा या नहीं है। फिर इसमें पूछा गया कौन सा शब्द नहीं है, तो कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो इसमें जो कूची दिया गया, कूची है, कूची जो है यह तत्सम नहीं होता। कपाट ऑप्शन है ये तत्सम है, कीटक भी तत्सम है। ठीक है, कुंभकार भी तत्सम है, बल्कि कूची नहीं। कूची का तत्सम जो होता है वो होता है कुर्चिका, कुर्चिका, कुर्चिका ये होता है इसका तत्सम शब्द। ठीक है, कुर्चिका। कपाट शब्द का तद्भव अगर देखेंगे तो इसका कपाट शब्द का तद्भव हो जाएगा कीवाड़, कीवाड़ का तत्सम होता है कपाट। ठीक है, कीटक शब्द का अगर हम देखेंगे तद्भव तो कीड़ा, कीड़ा का तत्सम शब्द होता है कीटक। ठीक है, कुंभकार शब्द का होता है तद्भव कुम्हार, कुम्हार। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आगमन शब्द में उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें जो बड़ा आ लगा हुआ है यही उसका उपसर्ग हो जाएगा आगमन में, ठीक है। आगमन में बड़ा आ जो है उपसर्ग होता है। अब बड़ा आ से आजीवन, आगमन, आवरण, आजन्म ये सारे शब्द बन सकते हैं, ठीक है। छोटा आ से जो है देखते आप लोग तो असत्य, अकारण ये सारे शब्द बनते हैं। और ये अव से जो है अव से अगर आप निकालेंगे, अगर बनाएंगे शब्द तो अवकाश, अवशेष, अवहेलना ये सारे जो है अव से शब्द बनने वाले हैं, ठीक है। आग जो है ये कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 विकल्प प्रस्तावित, इनमें से उचित मतलब इसमें से बताना कि जो रेखांकित शब्द है ये इसका हमें विलोम बताना है कि विलोम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पूरा इसको पढ़ते हैं। आगरा जाने के लिए पूर्वाह्न में तो गाड़ियां हैं किंतु कोई गाड़ी नहीं है। अब डैश है लगा हुआ तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है पूर्वाह्न का अगर विलोम देखेंगे तो पूर्वाह्न का विलोम क्या हो जाएगा, अपराह्न। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा अपराह्न, ठीक है। अब ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूर्वाह्न अपराह्न करके विलोम पूछा जा सकता है। पूर्वाह्न मीन्स होता है कि दोपहर के पहले का समय और अपराह्न मीन्स होता है दोपहर के बाद का समय। अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द बताना है चांदनी का। समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची, समानार्थी या फिर पर्यायवाची, चांदनी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो चांदनी शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो होता है इनमें बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि क्या बताना है। तो इसमें बताना चांदनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो देखिए बिजली जो है ये चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि ज्योत्सना, रोशनी, चमक ये सारे चांदनी शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कौमुदी भी होती है चांदनी शब्द का पर्यायवाची, कौमुदी चांदनी शब्द का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अंजोरिया भी होता है चांदनी शब्द का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यमपस्या। असूर्यमपस्या का शब्द का अगर देखेंगे तो एक शब्द के लिए एक मतलब पूरा बताना है इसका कितना क्या होगा अर्थ। तो देखिए असूर्यमपस्या में होता है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यमपस्या कहा जाता है। तो यानी कि आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। रनिवास क्या होता है, रनिवास माने कि रानियों का निवास, ठीक है। रानियों का महल या जहाँ पर रानी रहती थी उसको रनिवास कहा जाता है। तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यमपस्या कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतैक, मतैक में कौन सी संधि है ये बताना, ठीक है। तो मतैक में देखिए दीर्घ संधि है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि जो मतैक में है, ठीक है। मतैक में जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मेल से ए हो जाता है, तथा बड़ा आ और छोटा आ के बाद अगर ओ और औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। सॉरी इसमें दीर्घ संधि नहीं होगा, इसमें होगा वृद्ध संधि, ठीक है। इसमें जो है मतैक में वृद्ध संधि होगा। जैसे इसका और अगर लेंगे उदाहरण तो 1 + 1 एक, ठीक है। मत + 1 मतैक, ठीक है। जहाँ पर अ और ए मिलकर आय हो जाता है या अ + ए मिलकर अय हो जाता है वहाँ पर वृद्ध संधि होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा वृद्ध संधि। अगला क्वेश्चन समास से है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित उन सब उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें बताना है कि ये कौन सा शब्द जो दिया गया है कौन सा समास है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम इन समास जितने दिए गए कर्मधारय, अव्यय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास के हम जो है परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला दिया गया है कर्मधारय। तो कर्मधारय में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष अथवा संज्ञा होता है, तो वहाँ पे जो है कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अव्यय भाव में क्या होता है, इसका अगर हम परिभाषा देखें तो इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है, और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, तो इसको जो है अव्यय भाव समास कहते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व, ठीक है। तो द्वंद्व समास में देखिए जिसका जो है दोनों पद प्रधान रहता है और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण होती हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अब इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो इनके बीच में शब्दों के बीच में और अथवा या जैसा योजक अव्यय आता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास में अभी बताया कि इनमें कोई भी पद शब्द जो है प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है।
तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिसमें उत्तर अर्थात अंतिम पद जो है प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होते हैं, इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है। तो ये तो हो गया इसके परिभाषा। ठीक है, वनवास। अब वनवास में देखें तो वन में वास, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो वन में वास इसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष हो समास हो जाएगा। आंसर इसका जो है पाँचवा हो जाएगा। दान पुण्य। दान पुण्य में देखिए पाई जो योजक चिन्ह लगा हुआ है हाइपन, इसमें जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ठीक है, अगर हम इसको विग्रह करेंगे दान और पुण्य आएगा और योजक चिन्ह आएगा जो कि द्वंद्व समास में होता है। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र अगर हम इसका हम विग्रह करेंगे तो तीन नेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शंकर, तो इसका अलग अर्थ आ रहा है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, यथाविधि। यथाविधि में देखिए यथा जो अव्यय लगा हुआ है तो इसका आंसर जो हो जाएगा अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं जाएगा, अव्यय भाव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। और कर्मधारय का अगर हम उदाहरण देखें तो क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्रोध रूपी अग्नि हो जाएगा, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है ये बताना। ठीक है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक में बताना कि कौन सा वाक्य जो है सही है, शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए अपराध, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, गलत। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिले, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें से जो ये बी पार्ट है ये शुद्ध रूप में लिखा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ दुष्ट, अशिष्ट और शत्रु नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर जो बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है। ठीक है, ये बताना है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है। तो देखिए किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद जो है समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। अब इसमें जो ये लिखा हुआ है इस वाक्य में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये विशेषता बता रहा है संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा जो है उसका ये विशेषता बता रहे हो कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, यानी कि इसमें जो अगर पदबंध विशेषण देखा जाए तो बहुत अच्छे हो जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मुहावरा शब्द से भी पूछा जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। नाक में दम होना। नाक में दम होना मीन्स, नाक में दम होना मीन्स बहुत तंग होना। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं एग्जाम्पल में बहुत लोग कहते रहते हैं कि तुमने तो नाक में दम कर दिया, यानी कि हमें बहुत परेशान किया, बहुत तंग कर दिया। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकोक्त से है भाई गत सांप छछुंदर केरी का अर्थ क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना, सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको मुहावरा लौकिक भी जरूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। तो देखिए मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र लिखा जाएगा, इसका आंसर जो है सी पार्ट सही हो जाएगा, प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। तो जो राज्य सरकार को भेजा जाता है सरकारी पत्र उसे परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, परिपत्र। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी याद रखना है, याद करने वाला चीज़ है। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है। ह्रस्व का अर्थ बताना है क्या होता है। तो ह्रस्व का अर्थ जो होता है उसका आंसर हो जाएगा क्षति। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, क्षति। ठीक है, अन्य अर्थ इसके देखें तो अवमूल्यन, विमूल्यन, कमी होता है, सीधा रटने वाली चीज़ है। अगला क्वेश्चन ये भी रटने वाला चीज़ है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है। तो भैया मथुरा वृंदावन जो फेमस है वहाँ पे ब्रज भाषा फेमस है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, अब देखिए मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है। तो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, मराठी भाषा जो बोली जाती है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। और मेवाती एक भाषा होती है जो राजस्थान के उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, कुमाऊनी भाषा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। और भोजपुरी भाषा जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको ये बोलियाँ भी याद रखना है, बोलियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कथन जो किस उपन्यास से उद्धृत है या किस उपन्यास से लिया गया है। छीड़ स्वर में बोला मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब मैं जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई धनिया। ठीक है, तो धनिया इसके शीर्षक का उपलब्ध है। तो ये गोदान जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रसिद्ध, उसी से ये वाक्य लिया गया। तो आंसर इसका ए पार्ट गोदान हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अनुवाद करने के लिए भी पूछा जाएगा, तो इसमें अनुवाद वाला भी लिया, गोपाल ऑट टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो देख, गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए, इसका हिंदी अर्थ होता है। तो इसका जो है ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। और टू भी लिखा है इसलिए चाहिए हो जाएगा। यहाँ करता है, ये गलत हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, होना पड़ा ये भी नहीं होगा, लज्जित होना, तो इसका ए पार्ट ही सही जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द टीचर वाज अ मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट, इसका जो है हिंदी अनुवाद बताना है क्या होगा। तो देखिए, इसका हिंदी अनुवाद होगा द टीचर वाज मीन्स थे, ठीक है, मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट निर्भीक व्यक्ति थे, शिक्षक एक निर्भीक व्यक्ति थे, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है, शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, ये इसका एग्जैक्ट सही होगा, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हिंदी टॉपिक से। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।